7 का आप देख रहे हैं द रिव्यू। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, जो इस पैंडेमिक के बाद और अभी पैंडेमिक में क्या मतलब फ्यूचर में किस तरीके से इंडिया एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज ले सकता है इस इकोनॉमी में अभी इस सिचुएशन में। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे एक स्लो डाउन की बात हो रही है। डेफिनेटली अगर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है कहीं पे, एक सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं पाएंगी वर्क फ्रॉम होम। तो वो जो एक डिप आया है इकोनॉमी में, जीडीपी में जो डिप आया है, वो सारा एक कंसर्न है डेफिनेटली कि कंट्री 1 या 2 साल तक पीछे चली जाएगी। जो डीप रिसेशन में जैसे इटली है और स्वीडन है, ब्रिटेन है, ये सब तो माइनस में जा रहे हैं। जापान भी माइनस में जा चुका है अभी जीडीपी में, उसका जो डिप्रेशन दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा वो। तो उसमें अभी इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखना है। जब भी कोई थ्रेट होता है तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है हमेशा। तो एक फार्मूला होता है जिसपे अपने लोग सब काम करते हैं जो कॉर्पोरेट में, कि SWOT, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, O स्टैंड फॉर दैट एंड T इज़ द थ्रेट। तो अभी जो हम इंडिया को देखते हैं, हम पॉजिटिव पे बात करेंगे थोड़ा सा। नेगेटिव ऑलरेडी है सिचुएशन पे, तो इस नेगेटिव को और कितना आगे तक हम ले जा करके उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास एक डिस्कशन हम करते हैं इस पर। एक जो मेरा एनालिसिस है इकोनॉमिक्स का, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट है। मैं इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबली काफ़ी अच्छे से मतलब एक प्रिपरेशन कर लेता हूँ और बता भी सकता हूँ। तो ये कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी कोई है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बताते रहते हैं जीडीपी डाउन हो गया और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस पर नहीं। लेकिन ये है कि इकोनॉमिक्स जो सच वाली इकोनॉमिक्स है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अभी देखते हैं भारत की सिचुएशन क्या है, इसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और कैसे लेगा। तो भारत का सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो आपको मैं 2-3 चीज़ें बता दूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जो आई, कि उसमें से था एक मूवमेंट चल रहा है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो पैंडेमिक फैला, उसमें देखिए चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का, तो अभी वो दुनिया उससे नाराज़ है बहुत ज़्यादा और इरिटेटेड है। लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे तो जापान जैसे देश हैं, साउथ कोरिया हो गया, आपके यूरोपियंस हैं, सारे कंट्रीज़ हैं, वो उनके सारी कंपनीज हैं, वो एग्जिट चाइना करके उन्होंने एक ट्रेंड कर रखा है, उस पर वो ड्राइव कर दिया है उन्होंने, उनको एग्जिट कर रहे हैं वहाँ से। वो उनको कुछ चाहिए अपने कंट्री में, वहाँ पे या तो फिर किसी और कंट्री में जाएंगे। जापान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दुनिया के किसी देश में चले जाओ। $2.2 बिलियन का उसने USD का जो है वो भी बना दिया है, एक फंड भी बना दिया है, एलोकेशन कर लिया उसका, कि चाइना छोड़ो तुम दुनिया में किसी भी जगह पे जाओ, हम बात करेंगे, हम तुम्हें वहाँ पे सारा जो है उस गवर्नमेंट से बात करके तुम्हारा सेटअप करवाएंगे वहाँ पे। तो जैसे अभी इंडिया को जो है आंध्रा में इंडिया ने साउथ कोरिया की 2 कंपनियाँ, जो एक हिंडई स्टील और एक पॉस्को, उसको आंध्र प्रदेश में इमीडिएट 1 विंडो का उसको दे करके लैंड प्रोवाइड कराया, उसमें बाद भी उनकी आगे बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से इंडिया काफ़ी उसमें एक मोदी गवर्नमेंट है जो काम कर रही है इकॉनमी पे। तो इंडिया ये जो अपॉर्चुनिटी जो बन रही है, बिजनेस स्टैंडर्ड का जो रिपोर्ट है उसमें भी बताया कि 1000 कंपनीज, दुनिया की 1000 कंपनीज, जिसमें से 300 तो सिर्फ मेडिसिन की हैं और आपकी टेक्सटाइल्स की हैं, ये सारी कंपनियां हैं 300 जो कि भारत में आना चाहती हैं बिल्कुल एकदम। और वो PMO और जो है यहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसमें बात भी उनकी चल रही है। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो कोरोना में जो पैंडेमिक हुआ कोरोना का, उसके बाद फिर ये वर्ल्ड वाइड जो एक अनरेस्ट रेज हुआ चाइना के अगेंस्ट में, तो ये भारत के फेवर में कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। अगर भारत यानी इंडिया इस पे अगर काम थोड़ा सा कर ले, यहाँ पे जैसे स्किल मैन पावर की, अभी चाइना की मैन पावर और इंडिया की मैन पावर की जो बात करते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते नहीं होते हैं इसलिए कि मैन पावर वहाँ पे सस्ती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का 3 टाइम्स पेमेंट है वहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोज 10,000 कोई पा रहा है किसी काम के लिए अपने जॉब में, तो चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, उनके स्किल्ड लेबर है उनके पास, वो 30,000 पाते हैं। तो सस्ती नहीं हुई, कहाँ से सस्ती हुई? सस्ती इस सिचुएशन में होती है वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। अगर यहाँ का बंदा 10 प्रोडक्ट किसी चीज़ को दिन में बनाता है अपने वर्किंग आवर में, वो
22, 25, 30, 35 इतना तक बना देते हैं, तो वहाँ के प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आती है वो कम हो जाती है, इसलिए चाइना का प्रोडक्ट सस्ता होता है। दूसरी चीज़ कि जैसे इंडिया ने अभी कुछ साल मतलब कि अभी पिछले साल भी उसने अपने जो एक कॉर्पोरेट टैक्स था वो कम कर दिया था, जो बड़ी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में उसको 25% कर दिया था, जो कि काफ़ी कम है, और 70% तो उनके लिए कर दिया था कि जो कि नए मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक सपोर्ट करने के लिए 17% मात्र कर दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे चीपेस्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसको आप जा करके चाहे देख सकते हैं कि जो एक आप खुद से सर्च करिए कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो सबसे फेवरेबल हो गया है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो काफ़ी अच्छी कंपनियों के लिए एक अट्रैक्शन हब हो गया है इंडिया कि यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं और मैन्युफैक्चरिंग। और जब एक चीज़ आप जानिए कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग लगाते हो तब आपकी एक सर्विस इंडस्ट्री भी उसके पहले जो कि बाई इंडस्ट्री है उसकी वो भी जनरेट होती है, वहाँ पे ग्रो करती है, जिससे जैसे कि अगर आप सपोज कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका डेफिनेटली कोई कस्टमर केयर होगा, उसकी सर्विस इंडस्ट्रीज भी होगी उस प्रोडक्ट की, तो ये इंडस्ट्री डेवलप होती हैं। तो बगैर आदमी के जो इंसान है उसके लिए कपड़ा बनता है, ना कि कपड़े के लिए इंसान बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग मेन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब इंडिया में आएंगी तो जो ऐसी सर्विस इंडस्ट्री अपने पास है तो वो और ग्रो करेगी, और अपने पास मैन पावर है। अब अपने लोगों को क्या करना है कि गवर्नमेंट को एक दो स्टेप्स और लेने हैं और लोगों को उसमें उसका फेवर करना है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट स्किल इंडिया का प्रोग्राम कर रही है तो लोग इनरोल कर रहे हैं उसमें, तो वो स्किल हों जा करके, ना कि वो बंक करके क्लासेस कहीं और बैठे हैं, कहीं गार्डन में, कहीं पार्क में, तो ऐसा मत करें। वो सीखें उस चीज़ को, क्योंकि आने वाला टाइम जो है उनको एक मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए एक टफ सिचुएशन होती है, उसके लिए उनको अपनी शरीर तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। उनको अपना काम करके देना होगी, स्किल खुद भी हों, ताकि कि उनके जो प्रोडक्ट वो बनाएं वो एक फिनिश्ड गुड्स हो, एक वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड मैच करे दुनिया में, और अपनी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो भी वो एनहांस कर सकें, उसको डबल फोल्ड, थ्री फोल्ड, जिससे कि चाइना को थोड़ा सा टक्कर दे पाएँ आगे चल करके कि हाँ, एक दिन में आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको 15-20 बनाओ कम से कम, नहीं तो चाइना तो 30 बना करके दे देगा, 25-30 बना देता है उसका एक मैन पावर, क्योंकि वो स्किल्ड है, वो उस पर काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत कॉर्पोरेट में ये कहा जाता है कि इंडियंस आर लेजी, बहुत ज़्यादा लेजी हैं वो। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इंडियंस को, कि ताकि कि वो जो ये अपॉर्चुनिटी जो एक धीरे धीरे बन रही है उसको इंडियन गवर्नमेंट ग्रैब जब करे, जब उस पर सारी कंपनियां यहाँ पे आए, तो ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कि वो जैसे अमेरिका में था कि अमेरिका की सारी कंपनियां छोड़ करके चाइना शिफ्ट हो गई, फिर से ऐसा ना हो जाए कि स्किल्ड लेबर आया लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लेबर तो अनस्किल्ड है, तो वो उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, कम प्रोडक्शन होगा, उठा कर वो फिर चाइना चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कहीं कि आए एक बार तो फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो इंडिया के जो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह कम कर दिए, एक आप अगर आप इकोनॉमी पे स्टडी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे 2013 में जो लेबर का जो मिनिमम वेजेस था वो था 250 रुपीज़ ना पर डे का। तो अभी जो वो मतलब कि 2013 की बात है और 2020 में बैठे हैं, 2017 का डेटा हो चुका था कि 350, यानी 4 साल के अंदर 100 रुपये मिनिमम वेजेस बढ़ गया था। दैट मीन्स कि एक कहीं ना कहीं ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में, जो कि एक लेबर क्लास के ही ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। तो अभी जब इस तरीके से, दैट मीन्स कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बूम है या ग्रोथ है, अगर 350 तक इंक्रीज हुआ, और आगे एक्सपेक्टेशन जो 2024 का जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो 500 तक भी हो सकता है, कि 500 से 450 रुपीज़ से लेकर के 500 तक हो जाएगा मिनिमम बेसिस का चार्जेस। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। लोगों को थोड़ा सा नए टेक्नोलॉजी सीखनी है, अडॉप्ट करना है, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, सो दैट कि जब एक बार अपॉर्चुनिटी उनके पास आए तो उनसे जाए ना, वो उस पर काम करें और एक ग्रोथ इंजन में एक थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दें।
अभी एक और चीज़ है जिस पे अपने लोग बात करेंगे कि क्या इस पैंडेमिक के बाद क्या क्या सिचुएशंस हैं और कैसे जो एक इकोनॉमी को जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, किस कंडीशंस पे इंडिया कहाँ पे फॉल करेगा और इंडिया के लिए कैसे वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि इंडिया किस तरीके से ग्रो कर जाएगा। इसीलिए इकोनॉमी में आप देखेंगे कि कई तरीके के आ रहे हैं, वो चाहे आपका मूडी हो या आपका क्रिसिल हो या फिथ हो या कोई और भी एजेंसीज हैं जो कि रिसर्च वर्क अपना कर रही हैं। आरबीआई का गाइडलाइंस आया अभी भी, उन्होंने बताया कि जो है इंडिया ग्रो करेगा और 7 पॉइंट समथिंग तक ग्रो करेगा, लेकिन 1 साल लग जाएंगे आपको ये जो आया पैंडेमिक और इसके कारण से ये जो लॉकडाउन पड़ा है 3 महीने 4 महीने का जो प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है उसको कवर अप करने में। तो अभी जो ग्रोथ होगा इंडिया का वो या तो देखिए तीन फैक्टर्स उन्होंने बना रखे हैं। एक विक्ट्री फैक्टर है, वी सिचुएशन वी ग्राफ बनेगा, और दूसरा होगा कि यू ग्राफ बनेगा और एक एल ग्राफ बनेगा। तो जो इकोनॉमी है, जैसे कि अभी आप इटली की बात कर लीजिए या तो स्वीडन की बात कर लीजिए, तो जो प्रोडक्शन हब्स हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग है वो तो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए हैं। अब इनको ग्रो करने में ये ग्रेट डिप्रेशन में जा चुके हैं, -33 -27 इस तरीके से इनका ग्राफ बनना है अभी की जीडीपी का। जबकि इंडिया का थोड़ा सा सबसे बेटर में आ रहा है कि सेकंड नंबर पे सबसे बेटर में है, जो कि चाइना को अगर आप अलग कर दीजिए तो इंडिया टॉप पे है जो ग्रोथ में आ रहा है, कि इंडिया ही ग्रो कर जाएगा इसमें। सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है इंडिया के पास की जो यहाँ के पब्लिक सेंटिमेंट है। देखिए किसी इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है वो हमेशा डिपेंड करता है एक तो एक्सपोर्ट पे, दूसरा होता है इनका आपके मैन्युफैक्चरिंग पे, जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तभी आप एक्सपोर्ट करेंगे और जितना एक्सपोर्ट होता है वही। और एक चीज़ होती है एफडीआई पे, कि एफडीआई कितना आ रहा है आपके पास, तो आप जितना ज़्यादा जिस कंट्री में एफडीआई इनफ्लो में होता है, इन्वेस्ट होता रहता है वहाँ उस कंट्री में, उस कंपनियों में, मैन्युफैक्चरिंग में, उतना ज़्यादा उस कंपनी उस कंट्री का उतना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा होता है कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी करती है। जैसे इस इंडिया का जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, जैसे कि आपका ब्राज़ील का, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस है। एक सर्विस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन डिफरेंस होता है उसमें कि पर एनम जो ग्रो करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का ग्रो डबल 4 ट्रिपल 4 आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल पे जाएगा ये। थोड़ा बहुत उसमें होता है, काफ़ी ग्रो करता है वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, या तो कोलैप्स करता है या तो ग्रो करता है सर्विस इंडस्ट्री। तो अभी भारत के पास 2 ग्राफ, भारत का जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं भारत के 2 ग्राफ पे काम कर हो सकता है भारत का। वो है एक वी जो कि विक्ट्री होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग आएगी यहाँ पे और एफडीआई आएगा, कंजम्पशन भी हो सकता है बढ़ जाए कि लोग, लॉकडाउन खत्म होगा बाहर निकलेंगे तुरंत परचेजिंग, बाहर लिक्विडिटी बिल्कुल मार्केट में आ जाएगी और पैसा एकदम से फ्लो में रहेगा। दूसरा होगा कि एक यू का बनेगा, जो ग्राफ यू में होता है कि एकदम अच्छा मैं आपको वी का बता देता हूँ कि वी का होता है जब आपका वी आएगा तो बिल्कुल नीचे गिरेगा और तुरंत लोग लॉकडाउन के बाद बाहर निकलेंगे, एकदम से परचेजिंग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में, बिल्कुल से एकदम बूम आ जाएगा। तो एकदम वी की तरह आया और वी की तरह कर्व बिल्कुल ऊपर चला गया जीडीपी का आपका। एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन भारत में ये हो सकती है कि जो यू शेप में बनेगा, आया धीरे से गिरा नीचे और बिल्कुल पैरेलल रहा, बिल्कुल लॉस होते होते फिर ये अचानक से उठने लगा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। ये क्यों होगा कि हो सकता है कि लोग पब्लिक, पहले जब लॉकडाउन खत्म हो तो इतना बड़ा पैंडेमिक है, लोग थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं है इंडियंस, तो वो क्या करेंगे कि पहले थोड़ा वेट करेंगे मार्केट में। डिप हुआ लॉकडाउन से, वेट कर रहे हैं वो, जब लॉस होता चला जा रहा है फिर वो अचानक से फिर आएंगे, वो फिर अपना स्पेंड करना चालू करेंगे, चीज़ें खरीदना चालू करेंगे मार्केट में। और तब तक हो सकता है कि ये थोड़ा सा दिवाली वाली फेस्टिव्स आ चुके हों और फेस्टिव सीजन होगा, तो धीरे धीरे वो ग्रो कर जाएगा। तो एक ये होता है। भारत एल में तो नहीं जा रहा अभी, जिस तरीके की इसमें ट्रेंड है जो भारत का, वो नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि भारत की जो पॉलिसी और भारत के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं बाइंग के और जो इनकी सेविंग का है कि आप कर रहे हो, तो एक ये होगा। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि एल सिचुएशन कब आती है। एल सिचुएशन तब आती है जबकि एकदम से इंडस्ट्री कोलैप्स की,
गिरी और लॉस पे ही चली गई, वो उठ ही नहीं पाए, वो हिम्मत ही नहीं कर पाए कि फिर से रिस्टार्ट करें अपना सारा काम, या तो फिर लोग अपना जो भी काम बंद किया उन्होंने उसको कभी रिस्टार्ट करें, उसको उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो वो वैसे ही इकोनॉमी एकदम फ्लैट चली जाएगी। तो अभी जो भारत के पास है वो चैलेंज क्या होगा कि हो सकता है लोग डरे हैं, डेफिनेटली सभी डरे हुए हैं कि थोड़ा सा सेविंग ज़्यादा बढ़ा दिया है, कि एक इनकम होती है आपकी, इनकम में आप अपना एक्सपेंडिचर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो टैक्स लाइबिलिटीज जो होती है वो चली जाती है। उसके बाद फिर आपका बचा है डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जो होती है आपकी, उस पर आपको 50-50% कर लो कि या तो कुछ भी रेशियो होता है अपने लोगों का, मतलब सबका अपना डिफरेंट में वेरी करता है परसेंट टू परसेंट। तो जो इनकम हमारे पास डिस्पोजेबल बचती है उसमें हम कुछ तो सपोज लेट्स टे 40% हम सेविंग में डाल देते हैं और 60% हमारे एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, तो डिस्पोज कर देते हैं हम उसको। दैट मीन कि 40 रुपीज़ बच गए हमारे पास 100 में। तो अभी क्या है कि हो सकता है कि हम जब 60 रुपीज़ अगर वैसे ही करते चले जाएंगे तो लिक्विडिटी वैसे ही बनी रहेगी, वो ग्रो करेगी। लेकिन हो सकता है कि लोग डरे हुए हैं तो वो 40 रुपए सिर्फ खर्चा करें या 30 रुपये खर्चा करें, 60 या 70 रुपये उठा करके सेविंग पे लगा लें अपने, मतलब कि सेविंग डबल कर दें। तो सेविंग जब डबल हो जाती है तो लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है। जब लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है तो जीडीपी अपने में अप डाउन हो जाएगा वहाँ पे उस कंट्री का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सारा कुछ, जब लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है तो बैंक्स लोन देना कम कर देते हैं, या इस तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उनको फिर अपना ये टैक्सेस वगैरह पे जो है इनका जो लोन्स वगैरह होते हैं इसमें इंटरेस्ट कम करना होता है। उसके बाद फिर उनको ये करना होता है कि जो है जो डिपॉजिट्स हैं उस पर पैसा बढ़ा देते हैं, तो लोग बैंक में पैसा करने लगते हैं। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन जब लिक्विडिटी में बढ़ता है तो लिक्विडिटी जब बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है हमेशा। भारत को जैसा हम जानते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों का अभी अपने लोगों का क्या है कि हम लोग एक कंजम्पशन यानी कि एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे हम चीज़ों को कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, मैन्युफैक्चर कम करते हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो अभी इनका अपने लोगों का क्या है कि हो सकता है कि हम डर के मारे पैसा अपने पास सेव करना चालू कर दें। पैसा हम अगर सेव कर लिए तो भारत के लिए फिर क्रिटिकल सिचुएशन आएगी इकोनॉमी में। अगर हम बाहर निकले, एक मजबूत विल पावर दिखाए और प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिए, तब जाकर के इंडिया की प्रोडक्टिविटी ग्रो कर जाएगी। तो अभी ये एक छोटा सा वीडियो था, और 15 मिनट का छोटा तो नहीं है, 15-17 मिनट का हो गया है। तो अभी हम इसको यहाँ पे आज बंद करते हैं। इसका एक दूसरा पार्ट भी मैं आगे फर्दर का बना करके इसको आपको जल्दी से जल्दी अवेल कराऊंगा। और आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करिए कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या समझना है, यानी इकोनॉमी में क्या समझना है। जब मैं इकोनॉमिक्स बोलता हूँ दैट मीन्स कि इकोनॉमी और सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि कैसे क्या है बिजनेस, वो सारा कुछ आप हमें बताएं और शेयर करें वीडियो टिल दैट बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली।